हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप लोग कर रहे होंगे। एंड काफ़ी दिन से मैं अपने चैनल पे वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी। वो कुछ रीजंस हो गए थे जिस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी होने के कारण वीडियो नहीं ला पाई। बट अब हमारे पास इनफ टाइम है। आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा रीट का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला था, अब वो आपका जून में होगा। 20 जून को आपका एग्ज़ाम जो है अब कंडक्ट होने वाला है। तो अब हमारे पास इनफ टाइम है कि हम जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको और अच्छे से प्रिपेयर करें और क्वेश्चंस को हम लोग कर लें। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी लगती है कि इंग्लिश के अंदर थोड़ी कम है या कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपके पास टाइम है। आप मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन के बारे में थोड़ी सी बातें और बता दूं कि यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ये जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं, ये लैंग्वेज 2 को ध्यान में रख करके, सिलेबस को ध्यान में रख करके मैंने बनाए हैं, फ्रेम किए हैं अपनी तरफ से। और लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज 1 वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो में। आप मेरे चैनल पे अदर प्लेलिस्ट देख सकते हो। लैंग्वेज 1 के लिए सीटेट की मिल जाएगी, उसमें से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, 30 के 30 क्वेश्चन जरूर पूरे देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट किसी देरी के। और हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं। अगर आप मेरे सेशन को फॉलो करते आ रहे हो तो हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर आप एक नई भाषा को सीख रहे हो, ठीक है, नई भाषा को जब हम सीख रहे हैं तो इसमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, क्या ये बात सही नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो नॉलेज है मातृभाषा की, मदर टंग की, वो हमें हेल्प करती है नई भाषा को सीखने में। सेकेंड ऑप्शन है द यूज ऑफ मदर टंग फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट्स रादर देन इंटरफेयर्स। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो मदर टंग है उसका जो यूज है वो नई भाषा में फैसिलिटेट करती है, उसको सपोर्ट करती है सीखने में। थर्ड है द यूज ऑफ मदर टंग इज बेनिफिशियल। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो मदर टंग है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी नई भाषा को सीखने में। ठीक है, तो यहाँ पे गलत वाली बात क्या है कि ओनली द मदर टंग शुड बी यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन। ये बात गलत है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, मदर टंग का यूज करके ही पढ़ाएंगे और कोई लैंग्वेज आप यूज नहीं करेंगे, तो ये बात गलत है। ठीक है, अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा कि यहाँ मदर टंग की बात हो रही है इस ऑप्शन में, तो मदर टंग को हम होम लैंग्वेज भी कहते हैं। कई बार यहाँ पे अगर होम लैंग्वेज होगा तो होम लैंग्वेज याद रख लो। होम लैंग्वेज किसने कहा? एनसीएफ ने कहा। एनसीएफ 2005 ने मदर टंग को होम लैंग्वेज कहा है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, होम लैंग्वेज की विशेषता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। At the end of each semester, a teacher tests the students in listening, comprehension, speaking, reading and writing. The purpose of this approach is most likely to। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि अगर एंड सेमेस्टर यानी कि जब एक सेमेस्टर एंड होता है, वहां पे एक टीचर जो है बच्चे की लिसनिंग, उसकी कॉम्प्रीहेंशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारी चीजें टेस्ट करता है। तो इसका पर्पस क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेजर द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी, मेजर द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड, हेल्प द टीचर टू डिफाइन करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, या डिटरमाइन द स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज क्लासेस। तो देखो क्लासेस के रिगार्डिंग बच्चे का एटीट्यूड को नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड चीजें चेक कर रहे हो। आप मान लो कि कोई आपने बुक पढ़ाई, आप लिसनिंग चेक कर रहे हैं, आप उसकी स्पीकिंग, रीडिंग, ये सब आपका लर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं जो आप चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आंसर बनेगा कि आप उसकी प्रोफिशिएंसी को देख रहे हो, मतलब उसकी भाषा में कितना नॉलेज है, उसको कितना स्किल का ज्ञान है, उसकी भाषा में कितनी पकड़ है, आप उसकी प्रोफिशिएंसी को चेक कर रहे हो। बेसिकली अगर हम बात करें एंड ऑफ सेमेस्टर, यहाँ पे सेमेस्टर के एंड की बात हो रही है, यानी कि ये हमारा किससे रिलेटेड है? मूल्यांकन से रिलेटेड है, जहाँ पे हम बच्चे का ओवरऑल जो अचीवमेंट है या जो ओवरऑल उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, सो गाइज ये जितनी भी मैं बातें बता रही हूँ ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके ऐसे भी बन सकते हैं, आप जितना चीज़ों को समझेंगे, आप जितना सुनेंगे, आपको उतनी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। It has been 2 years dash I last saw you। क्या आना चाहिए यहाँ पे? That आना चाहिए,
दैट आई लास्ट सॉ यू, सिंस आई लास्ट सॉ यू, व्हेन आई लास्ट सॉ यू, या बिफोर आई लास्ट सॉ यू। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सिंस का यूज हम यहाँ पे करेंगे जब आप कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाना चाहते हो, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं। द अंडरलाइन ऑक्सिलरी सजेस्ट। अब आपको यहाँ ऑक्सिलरी जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट है द गेम शुड बी फिनिश्ड बाय नाउ। तो यहाँ पे जो शुड वर्ड है ये किस सेंस में यूज किया गया है? प्रोबेबिलिटी को दिखाने में, कंजंक्चर को दिखाने में, डिडक्शन को, या प्रिडिक्शन को दिखाने में। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा द गेम शुड बी फिनिश्ड बाय नाउ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा प्रिडिक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? आप एक प्रिडिक्शन को जब आप दिखाना चाहते हो तब हमारा क्या यूज हो सकता है? यहाँ पे शुड का यूज हो सकता है। ठीक है, तो एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई शुड का यूज तो हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था। देखो, शुड का यूज हम काफी सारी सिचुएशन में कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस वर्ड में क्या सेंस है, उस वर्ड में पूछा क्या गया है। ठीक है, शुड का यूज हम बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई ऑब्लिगेशन, ठीक है, आपको कोई ऑब्लिगेशन बताना है, आपको कोई किसी को बताना है, एडवाइस देना है आपको। सबसे ज्यादा हम एडवाइस में यूज करते हैं। आपको एडवाइस देना है किसी को कि भाई आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो आप शुड का यूज करते हो। आप कोई ऑब्लिगेशन है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन आपको दिखाना है कि ठीक है, जब आप किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं तब आप शुड का यूज करते हैं। इसके अलावा शुड का यूज हम प्रिडिक्ट करने में भी करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से आपकी रीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आपसे पूछा जाएगा कि शुड का यूज कब होता है, कैन का यूज कब होता है, मे का यूज या मस्ट का यूज कब होता है। तो वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the underline auxiliary can suggest? अब आपको यहाँ बताना है, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे जो कैन वर्ड है वो क्या दिखा रहा है? कैपेसिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो करेगा, स्किल को, या कॉम्पिटेंस को शो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि जब हम कैन का यूज करते हैं तो वो किसी भी पर्सन की एबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपकी एबिलिटी क्या है उस काम को करने की। जैसे मैंने पूछा कि क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, तो ये आपकी एबिलिटी को दिखाई जा रही है, आपकी क्षमता को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी को एबिलिटी वगैरह शो कर रहे हैं, हम किसी से कह रहे हैं कुछ जहाँ पे हम उसकी एबिलिटी पूछ रहे हैं, तो वहाँ कैन का यूज हो सकता है। कैन का यूज हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी को शो करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू। अब आपको बताना है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट है यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली, यूज ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, यूज पैटर्न्स करेक्टली। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, इसका मतलब यही है कि आप अपनी विचारों को कितनी अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मुझसे अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट मीन्स कि आप कम्युनिकेटिवली बहुत कॉम्पिटेंस है। यानी कि आपके अंदर जो है संप्रेषण, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो आपके अंदर संप्रेषण की सामर्थ्यता है। ठीक है, सामर्थ्यता कहेंगे इसको, कॉम्पिटेंस को। और जहाँ पे आप अपने बात को, अपने विचारों को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप बेसिकली यूज कर पाएंगे भाषा को। तो जहाँ पे भी आपसे सीएलटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, देखो एक बात और बता दूं, सीएलटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा अगर आपके वहां पे यूज दिया है, अगर आपके ऑप्शंस में मीनिंग है, अगर आपके ऑप्शन में फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपके ऑप्शन में और क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है, या मीनिंग दिया है, या कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है, ये सब आपका क्या है, सीएलटी का पार्ट है। ठीक है, चलिए अच्छा, और भी ऑप्शन जो है, पैटर्न्स करेक्टली। पैटर्न्स क्या होता है? जहां पर आप एक ही चीज को बार बार करेक्ट बोल रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा करेक्टनेस पे ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ पे कम्युनिकेटिव की बात हो रही है तो हम यहाँ पे यूज पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश द फोकस इज। अब आपको बताना है कि भाई जो सीएलटी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, उसमें जो फोकस है वो कहाँ होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देखो रीट में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके रीट में जो सिलेबस में दिया गया है उसमें सीएलटी को मेंशन किया गया है, तो मेक श्योर कि आप सीएलटी जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, अदर मेथड्स आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही कम, सीएलटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ बताना है कि क्या यहाँ पे फोकस होता है CLT का। ठीक है, करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑन द मैसेज। क्या होगा? ऑन द मैसेज। CLT का फोकस ही यही है कि आपका जो एक मैसेज है, जो आप बात कर रहे हैं, वो सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैसेज इज इंपॉर्टेंट, मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं होती है, स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी नहीं होगा, ये आपका जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच का पार्ट है। करेक्ट फॉर्म एक्यूरेसी पे ध्यान हम नहीं देंगे, सबसे ज़्यादा फोकस होता है मैसेज पर, कि आप जो भाषा का यूज़ कर रहे हैं, जो आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच मैसेज क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। अब आपको बताना कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी को कौन सा जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी जो है वो क्या शो कर रहा है। ठीक है, क्या आएगा पॉसिबिलिटी जब आपको दिखानी है। यहाँ पे सेंटेंस है देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा? इट विल रेन, इट शैल रेन, इट मे रेन या इट मस्ट रेन। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है पॉसिबिलिटी। जब आप किसी पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं, संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इट मे रेन, हो सकता है। मे का यूज हम करते हैं जहां पे हम कोई पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं। मे का यूज हम किसी से परमिशन लेने में भी कर सकते हैं। जब आप किसी से परमिशन ले रहे हैं फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मल परमिशन लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ मे आई कम इन, तो वहां पे आप फॉर्मली जब आप किसी से परमिशन ले रहे हैं तो आप मे का यूज करते हैं। मे का यूज हम पॉसिबिलिटी को शो करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद अ डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट है काइट, कूल, केमिस्ट्री, सिटी। अब आपको इसको पढ़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा डिफरेंट साउंड है। तो काइट, कूल, केमिस्ट्री, सिटी। तो यहाँ पे सिटी, सीधी सी बात है, ये जो सिटी वर्ड है ये स से स्टार्ट हो रहा है अगर मैं हिंदी में बोलूं, बाकी जो है क से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो डी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द मिडिल साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स। आपको बताना है कि जो ये मिडिल साउंड है, जो यहाँ पे अंडरलाइन साउंड जो वर्ड्स हैं, इसमें आपको डिफरेंट साउंड बताना है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, सीन, हीट, हिट या ब्रीफ। दोबारा पढ़िएगा, सीन, हीट, हिट, ब्रीफ। तो जब मैंने हिट बोला तो हिट का जो साउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हमारा डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे सीन, हीट, ये ई का जो साउंड आ रहा है, बेसिकली जब हम ई की बात कर रहे हैं तो ये वाला ई आएगा। ठीक है, और जब हम हिट की बात कर रहे हैं तो जब भी हम लॉन्ग वाले जो साउंड है उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो साउंड आएगा ना वो हमारा स्मॉल आई आएगा। मतलब अगर आपका आई ये वाला है, ये वाला आई है एक पॉइंट वाला, एक मिनट में दोबारा से बताती हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि सीन, हीट है, अब यहाँ पे जो बड़ी की मात्रा है, अगर आपकी बड़ी की मात्रा है तो आपका जो आई होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और अगर ये जो हिट है तो हिट ये जो है आपकी छोटी की मात्रा को दिखा रहा है, तो आप ये वाला आई लगाएंगे, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा गया है, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। इससे जो है बच्चों के अंदर वर्कलोड बढ़ गया है। सेकेंड है इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। तो देखो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, सेलेक्ट करना है आपको गिवन कोड। कौन सा कोड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कौन सी बात यहाँ पे आपको सही लग रही है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो पहली बात कि इससे जो है वर्कलोड बढ़ गया है बच्चों का मल्टीपल टेस्ट लेने से, ये बात गलत है। ना ही इससे टीचर का वर्कलोड बढ़ा है, ना ही इससे बच्चों का वर्कलोड बढ़ा है। ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो वो कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब वो कोई ऐसी इसमें सच्चाई नहीं है, हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे ए नहीं होगा। बी वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है मार्क्स को ग्रेड के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब पहले मार्क्स दिए जाते थे, अब क्या ए बी सी डी ग्रेड दे दिए जाते हैं सीसी में। ठीक है, इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है।
कॉन्टिन्यूस है, सतत आप मूल्यांकन कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है आपका कोस्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक दोनों ही एरियाज को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या आप इवेलुएट कर रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर जो एक परीक्षा का जो भय था, जो फोबिया था, वो भी घट गया है, कम हो गया। तो ये तीनों बात बिल्कुल करेक्ट है सिवाय ए को छोड़ के। तो यहाँ पे बी सी डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी सी एंड डी। दैट मीन्स कि आपको ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच कैन बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि इनमें से ये जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स दिया गया है, जो एक टीचर क्लास में करता है, उसके अंदर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या आएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको पहचाननी है। ध्यान से आप भी पढ़िएगा साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद आप आंसर को गेस करिएगा। फर्स्ट है a teacher awards grades to students after having transect the course work। मतलब कोर्स वर्क के बाद टीचर बच्चों को ग्रेड देता है। तो देखो, ग्रेड हम फॉर्मेटिव में नहीं देते हैं। एक अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फॉर्मेटिव का पार्ट नहीं होता है, ये हमारे समेटिव का पार्ट होता है। तो ए वाला नहीं होगा। ड्यूरिंग इंटरेक्शन द स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। क्या टीचर करेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में? तो जी बिल्कुल करता है। करेक्टिव फीडबैक का मतलब क्या है हमारा, रेमिडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग हमने पढ़ा था ना, तो ये वही है। तो हमारा वो फॉर्मेटिव का पार्ट होता है जहाँ पे टीचर सुधारता है। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स, बिल्कुल करता है, टीचर डाउट को क्लैरिफाई करता है क्लास में। लर्नर मोटिवेशन को टीचर बढ़ाता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस लेता है, ये भी बिल्कुल करेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पे पेरेंट्स को रिपोर्ट करता है एवरी 3 मंथ्स। तो ये वाली बात भी नहीं है। मतलब कि ई वाली बात जो है वो आपका एस्से, ये आपके एस्से का पार्ट है, और ए वाला भी हमारे एस्से का पार्ट है। तो क्या बचा हमारा, बी सी एंड डी। ओके, तो बी सी डी मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो गाइस, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कंसेप्ट है इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, असेसमेंट, इनका और आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा फॉर्मेटिव के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द वर्ड्स ऑन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, इट मीन्स। अब आपको बताना है कि जो सोनेटो वर्ड है वो जो सोनेट है, ठीक है, द वर्ड सोनेट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, द वर्ड सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अ स्मॉल और लिटिल सॉन्ग, अ लिरिक, बोथ ए एंड बी, या आइडियाज ऑफ द रीडर। मतलब कि जो सोनेट वर्ड है वो इटालियन वर्ड से आया है। पहली बात ये याद रखनी है आपको, इटालियन वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड क्या है वो सोनेटो है। इस सोनेटो का मतलब होता है बोथ ए एंड बी। ठीक है, सोनेटो का मतलब होता है अ स्मॉल और लिटिल सॉन्ग, या इसे हम लिरिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, और सोनेट के बारे में और बात आपको याद रखनी है। 14 लाइन की पोयम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। सोनेट कई टाइप का है, इटालियन सोनेट, आपका शेक्सपियरन सोनेट है, कर्टल सोनेट है, स्पेंसर सोनेट है, बहुत सारे सोनेट्स हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ। अब ये मोनोलॉग जो है ये किसका टाइप है, एलिजी का टाइप है, सोनेट का टाइप है, ड्रामा का टाइप है, या शॉर्ट स्टोरी का टाइप है? तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। किसका पार्ट है, ड्रामा का पार्ट है। क्या होता है इसमें, याद रखना, मोनोलॉग में क्या होता है कि जो भी एक जो परफॉर्मर है या जो एक कैरेक्टर है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स होती है उसको वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जिसे बाकी सारे कैरेक्टर्स भी स्टेज पर सुन सकते हैं और ऑडियंस भी सुन सकते हैं। मतलब मान लो कि एक पर्सन है, यहाँ पे मान लो ड्रामा जो है कोई कर रहा है स्टेज पर, यहाँ पे मान लो ये जो पर्सन है ये अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहा है बोल के। ठीक है, यहाँ पे बाकी भी इसको सुन पा रहे हैं, ऑडियंस भी इसको सुन पा रही है। तो ये क्या है, मोनोलॉग है। अकेला ही बोलेगा लेकिन सारे इसको सुन सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बाकी के सुन सकते हैं, तो वो आपका मोनोलॉग है, जो कि किस में आता है, हमारे ड्रामा का पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये क्या है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, या एसोनेंस है? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ।
तो इसको क्या कहा गया कि भाई जो वैरायटी है, जो विभिन्नता है, वो जीवन में एक स्पाइस की तरह है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटाफर है। मेटाफर में आप क्या कर रहे हैं, आपने लाइफ को क्या कर दिया कि आप जो लाइफ है, जो वैरायटी है, उसको आपने स्पाइस से कंपेयर किया है। तो ये हमारा मेटाफर होता है। आपका जो सिमिली होता है वो क्या होता है, जब आप कंपेयर कर रहे हो विद लाइक एंड एज, लाइक एज सो, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं वो हमारा सिमिली है। यहाँ पे भी हम कंपेयर करते हैं। एलिट्रेशन में आपका जो है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। एसोनेंस में हमारे वॉवल साउंड्स का रिपीटिशन होता है, वर्ड्स के इनिशियल में या वर्ड्स के मिडिल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइम ए बी सी डी बी, ए बी बी सी डी ई ई इज अ टाइप ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ये जो है समझने वाला क्वेश्चन एक तरह से। ठीक है, कुछ नया ऐड किया है ताकि आप जो है हर तरह के क्वेश्चन को करके जाएं एग्जाम में। तो फटाफट से देखिएगा, ये जो राइम स्कीम दी हुई है ये कौन से सोनेट की राइम स्कीम है। शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम है। तो पहली बात मैं बता दूं कि ये शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम नहीं है। शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये आपकी शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम होती है। हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा स्पेंसरियन। ठीक है, स्पेंसरियन सोनेट जो होता है वो क्या होता है, ए बी, फिर बी जो है ना वो आगे रिपीट होता है, बी सी, उसके बाद सी आया ना तो सी रिपीट होगा, सी डी, उसके बाद ई। ये आपका स्पेंसरियन सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ये राइम स्कीम है। ठीक है, इसके अलावा कर्टल सोनेट की राइम स्कीम आपको पता है 10.5 यानी कि 10.5 लाइन की पोएम होती है, कई बार 11 लाइन का भी आ जाता है। ठीक है, आपका ये पूछा गया है आपके रीट में। और इसकी जो राइम स्कीम होती है कर्टल सोनेट की, वो होती है ए बी सी डी सी। ठीक है, इस तरह से होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये 6 और ये 5, टोटल मिलके कितना बना, 11 लाइन पोयम। ठीक है, तो ये आपका कर्टल सोनेट की राइम स्कीम होती है। इसके अलावा कर्टल सोनेट का ए बी सी हो सकता है। इसके अलावा आपका डी बी सी और डी सी हो सकता है। ठीक है, डी बी सी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी कर्टल सोनेट हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपको सबकी राइमिंग स्कीम याद रखनी है। आपका शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम, आपका स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम, कर्टल सोनेट की राइम स्कीम और इटालियन सोनेट तो आपको पता ही है, आपका ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। ठीक है, इसकी भी राइम स्कीम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, डैश इज डिफाइंड एज अ फिक्शनल नैरेटिव विच कैन बी रीड एट वन सिटिंग। अब ध्यान से सुनना, इसको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई विच कैन बी रीड एट वन सेटिंग, जिसे आप एक बार में ही पढ़ सकते हो फ्रॉम हाफ एन आवर टू 2 आवर्स, मतलब आप हाफ एन आवर में या 2 आवर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसमें ये लिमिटेड होता है सर्टेन यूनिक और कोई एक सिंगल इफेक्ट में। तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी गई है, शॉर्ट स्टोरी की। शॉर्ट स्टोरी में मोर देन आपके जो वर्ड्स होते हैं वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इतने में ही आपका जो शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप एक ही बार में बैठ करके इसको पढ़ सकते हो, आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे। तो वो शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इसमें कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन सीएलटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको सीएलटी के अंदर। एक्यूरेसी होती है, फंक्शन होता है, फॉर्म होता है या स्ट्रक्चर होता है। तो सीएलटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, मैंने अभी पहले डिस्कस किया हुआ था कि जहां पे भी आपका फंक्शन आ जाए, फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन का मतलब है कि आप भाषा को कैसे यूज कर रहे हो। फंक्शन का मतलब है कार्यात्मक। ठीक है, आप भाषा को कैसे यूज कर रहे हो, आप भाषा का मीनिंग कैसे समझ रहे हो, आप किस कॉन्टेक्स्ट में भाषा को यूज कर रहे हो, वो सब आपका फंक्शन में आ जाता है। तो फंक्शनल अप्रोच जो है वो आपका सीएलटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, सबसे न्यू अप्रोच है सीएलटी, सबसे लेटेस्ट, और अगर आपसे सबसे बेस्ट अप्रोच पूछा जाए इंग्लिश को पढ़ाने का तो आपका सीएलटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द साउंड इन वर्ड। अब आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है, वर्ड, इसमें कौन सा साउंड है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें आर डी वाला जो साउंड है ना, बर्ड, बर्ड, या मैं बोलूँ चर्च, या मैं बोलूँ कि मतलब इस तरह के वर्ड। ठीक है, आपका बर्ड हुआ, चर्च हुआ, जहां पे आर का साउंड आ रहा है, ठीक है, अर का साउंड आ रहा है, वो आपका कैसा होगा, उल्टा वाला 3 बना दो और कुछ ऐसे कर दो। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, बेसिकली और र का अगर साउंड आ रहा है इंग्लिश में तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका क्या है, आपका ई का साउंड होता है, ई, और ये आपका यू ऊ का साउंड होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ इन टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स। अब आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल विद लिंकिंग लाइफ, मतलब आप जो है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ में क्या इन्वॉल्व होगा। अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं जहां पे आप लिंक कर रहे हैं बच्चे की लाइफ से इंग्लिश को, तो आप कैसे पढ़ाएंगे, आपका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा हमारा बनेगा यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ सिचुएशन। आप यहाँ पे ग्रेडेड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो ना जो वर्ड ग्रेडेड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी वर्ड से आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है और इसी वर्ड से आपका क्वेश्चन राइट है ये। ठीक है, ग्रेडेड का मतलब होता है कि आप जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं डेली लाइफ सिचुएशन में, उसकी लाइफ से रिलेट करके आप वो ग्रेडेड तरीके से सिखा रहे हैं। ग्रेडेड का मतलब है कि आपने पहले सिंपल चीज सिखाई, ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे डिफिकल्ट की ओर गए, सिंपल टू आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, वही आपका ग्रेडेशन है। सिलेक्शन कर रहे हैं और आप ग्रेडेशन से सिखा रहे हैं। मान लो आपको पहले 2 वर्ड सिखाने हैं, फिर आपको 3 वर्ड सिखाने हैं, फिर आपको 4 वर्ड सिखाने हैं, आप ग्रेडेशन से सिखाओगे। तो जब आप भाषा में डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो आप ग्रेडेशन का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर होगा, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हमारा जो है ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब आप अगर भाषा सीख रहे हैं, LSRW आप अगर स्किल्स जानते हैं, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, आपकी रीडिंग एंड राइटिंग, तो वहां पर ग्रामर के साथ साथ भाषा यानी शब्द का ज्ञान, शब्द भंडार, और भाषा यानी कि आपका जो सिंटेक्स है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, डैश इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास। भाई अगर ये जो प्रिंसिपल है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, जब आप चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं किसी ऐसे कोर्स को जो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ये आपका कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आप बेसिकली यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको जो पढ़ाना है आप कैसे पढ़ाओगे। जैसे कि मान लो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने पर्टिकुलर चीज मैंने चूज कर रखी है ना, मैंने क्या फॉलो किया, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन फॉलो किया कि मुझे लेवल लैंग्वेज 2 का ही करना है या लैंग्वेज 2 का मुझे बनाना है, तो सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला देखते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश केम विद बुक्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है। क्या वर्ड है, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश केम विद बुक्स, हैव, हैज, आर या विल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, हैज। ठीक है, यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स हैव नहीं होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा हैज। ठीक है, और आर होगा नहीं, विल होगा नहीं। ठीक है, हैज क्यों होगा, क्योंकि देखो जब भी हम ईच वर्ड का यूज कर रहे हैं, ईच, तो वहां पर हम सिंगुलर जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे हमारा गर्ल्स देख के आप हैव मत लगाइएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा हैज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगला देखते हैं, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स डैश रेडी टू मार्च। इज होगा, आर होगा, वर होगा या हैज होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा इज। क्या बनेगा, इज। ठीक है, सोल्जर्स है, आर नहीं होगा, यहाँ पर आर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि जब भी हम ये एक आपका रूल है कि जहां पे भी एज वेल एज आता है, ये जो आप एज वेल एज देख रहे हो, अगर इस एज वेल एज से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, ठीक है। जैसे कि एज वेल एज के बाद सोल्जर्स आ रहा है, एज वेल एज से पहले द कैप्टन आ रहा है, तो द कैप्टन जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो जब द कैप्टन सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी सिंगुलर ही आएगी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ठीक है। एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स इज रेडी टू मार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है, अब आपको यहाँ फैलेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, ठीक है। इफ माई ब्रदर लाइक्स टू ईट अ लॉट ऑफ पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज एंड ही इज हेल्दी, आई कैन से दैट पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज आर हेल्दी एंड डोंट रियली मेक अ पर्सन फैट। समझ गए क्या है? आप पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा, आपको बताना है कि ये जो अबव जो लाइंस हैं, इस लाइन में कौन सी फैलेसी है। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, कंपोजिशन है, या फॉल्स एनालॉजी है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मेरे ब्रदर को पिज्जा खाना, फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है और वो हेल्दी है, तो इसका मतलब कि कोई भी खा सकता है, कोई भी पर्सन मोटा नहीं होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ? जनरलाइज कर दिया। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि यहाँ जो फैलेसी है वो हैस्टी जनरलाइजेशन की फैलेसी है। मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा भाई पिज्जा बर्गर खा रहा है और वो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो आप सब लोग खाइए, आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बट ये तो गलत है ना। तो मैंने क्या कर दिया कि एक छोटी सी एविडेंस, मेरे सामने एक छोटा सा एविडेंस था, एक पर्सन का एविडेंस था, उसको मैंने सब लोगों पे क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। तो ये क्या है? हैस्टी जनरलाइजेशन की फैलेसी है, ठीक है। इक्विवोकेशन क्या होता है ये भी आप ध्यान रखना। जब हमारे दो वर्ड्स होते हैं, मान लो आपके किसी सेंटेंस में दो वर्ड्स है, उन दो वर्ड से जब मीनिंग में कोई चेंज आ जाए या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वहां पर हमारी क्या होती है? फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होती है। कंपोजिशन क्या होती है? जब हम कोई जो चीज एक पार्ट के लिए सच है, हम उसे पूरे होल के लिए सच मान लेते हैं, वो हमारा कंपोजिशन होता है, ठीक है। फॉल्स एनालॉजी क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं बहुत ज्यादा जो कि रिलेटेड नहीं होता है, हम ऐसी चीज कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो गाइज मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको पूरी की पूरी रीड की मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू एज वेल एज ही डैश डू टू डू दिस। अब आपको देखो यहाँ क्या बताना है, यू एज वेल एज ही डैश टू डू दिस। अब मैंने जो पहले बताया था, आप वो चीज ध्यान में रख करके इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है यू एज वेल एज, यहाँ पे भी एज वेल एज आया। अब एज वेल एज ही आया है, तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे या हम यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आर, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जहां पे भी आपका एज वेल एज आया, तो हमारा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी या जो भी हमारा अगला वर्ड होगा, जो भी हमारे ऑप्शन दिए होंगे ना बेसिकली, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे एज वेल एज ही है, तो हम यहाँ इज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो आर यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाट्रेन इज अ डैश लाइन स्टैंजा इन अ पोएम। आपको बताने की जो क्वाट्रेन है वो कितने लाइन की स्टैंजा होती है एक पोएम के अंदर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा 4 लाइन, ठीक है। एक क्वाट्रेन में कितनी लाइनें होती हैं? 4 लाइनें होती हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये मैंने क्या लिखा है? शेक्सपियरियन सोनेट लिखा है। ए बी क्या है? ये 1 क्वाड्रेंट है। सी डी सेकेंड, ई एफ थर्ड क्वाड्रेंट है। तो एक क्वाड्रेंट में कितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो 4 लाइनें होती हैं एक क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्या है? ये हमारा होता है कुपलेट, जिसमें कितनी लाइनें होती है? 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। 3 क्या होता है हमारा? 3 लाइन हमारा क्वाड्रेंट में नहीं होता है। हमारा एक तरह से 8 लाइन अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा 8 लाइन जो है वो ऑक्टेव में आ जाता है। और सेस्टेट में 6 लाइन होती हैं। और 3 लाइन का मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। 3 लाइन का आप कमेंट में बताइएगा कि 3 लाइन का क्या होता है, ठीक है। मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया कि 3 लाइन को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर मुझे ये बात बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने साउंड्स है वो आपको बताना है। तो टोटल साउंड्स आपसे यहाँ पूछा गया है इंग्लिश के अंदर, तो 44 विल बी राइट आंसर, ठीक है।
44 है पूरे साउंड्स हमारे, जिसमें से हमारे 20 वॉवल्स होते हैं, ठीक है, 20 हमारे वॉवल्स एंड 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वॉवल्स में भी आपके 12 मोनोफ्थोंग होते हैं, 8 डिप्थोंग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा गया मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग क्या है भाई? मोनोफ्थोंग को इज कॉल्ड अ प्योर वॉवल कहते हैं, मतलब उसको हम प्योर वॉवल कह सकते हैं। मोनोफ्थोंग इज मार्क्ड बाय इट्स स्टेडी क्वालिटी। मोनोफ्थोंग इज अ सिंगल वॉवल साउंड या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर मोनोफ्थोंग के बारे में क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। कितने मोनोफ्थोंग होते हैं इंग्लिश के अंदर? 12 होते हैं, याद रखिएगा। इन्हें हम प्योर वॉवल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी क्वालिटी होती है, मतलब ये सिंगल साउंड होते हैं, जैसे कि ये साउंड है आई, या ये साउंड है ना, या कोई भी साउंड है आपका, ये क्या है, आपके मोनोफ्थोंग में आ जाएंगे, ठीक है। जो सिंगल साउंड है, जो एक ही साउंड है और उसमें कोई दूसरा साउंड नहीं होता है, इसलिए इसको सिंगल वॉवल साउंड भी कहते हैं, इसको हम प्योर वॉवल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा मोनोफ्थोंग के बारे में। आता है यहाँ से क्वेश्चन, डिप्थोंग से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, मोनोफ्थोंग से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ मोनोफ्थोंग कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। चलिए अगला है। अब ये जो सिंबल है ये आपको बताना है, ये जे जैसा जो सिंबल है ये किस वर्ड में यूज किया गया है? येलो, जग, जैम या जेब्रा? तो ये जो जे वाला साउंड है ना, आपको जो जे दिख रहा है, ये हम जे का यूज ज में नहीं करते हैं, याद रखना, ये हम य के लिए करते हैं, ठीक है। हम किस में करते हैं? य के लिए। तो यहाँ पे येलो जो है, येलो, ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। जे जो वर्ड है वो किस में हम करते हैं? जो जे आपका साउंड दिखेगा फोनेटिक, तो वो आपका य के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे येलो राइट आंसर हमारा होगा। अगला है बैट, विच इज करेक्ट सिंबल फॉर द अंडरलाइन लेटर? अब ये जो बैट वर्ड दिया हुआ है, इसमें कौन सा सिंबल है? बैट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बैट के लिए जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? हमारा एक तरह का डिप्थोंग है। ये क्या है? हमारा डिप्थोंग है, जो आपका डबल वॉवल साउंड होता है, ठीक है। और बैट, ठीक है, जब हम बैट बोलते हैं, बैट, तो ए और ई दोनों का साउंड आता है। अगर आप बोल के भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप क्लियरली बोलेंगे बैट, तो ए और ई दोनों का मिक्सचर आ रहा है, यानी कि ये एक डिप्थोंग है जो कि बैट में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो हमने कुल 30 क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया है, और आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन में काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि ये 3 क्या होता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप बताइएगा, या फिर मैं अगले सेशन में आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए तो गाइस, फिर अभी बाय बाय करते हैं, और सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इसी तरह से मैं वीडियोस और लाती रहूँगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। और कोई अगर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर। तो सभी को तब तक के लिए बाय बाय, ओके।